हेलो गाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। आज का लेक्चर है एनिमल किंगडम में 11 फाइलम्स हैं। उन फाइलम्स को आधा फाइलम्स को आज आज पढ़ेंगे और बाकी बचे हुए फाइलम्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने में एनिमल किंगडम का फाइलम। सबसे पहले पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमैटोडा जिसको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, कॉमन नेम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। मैंने एरो लगा दिया है, इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। जिनको याद नहीं होगा उनके लिए निमोनिक्स लाया हूँ मैं। क्या है आइए बताते हैं। पोरा चंदू करता पढ़ाई, अब आया मोहन मोहन एक ही चांस। तो पोड़ा से हो गया पोरीफेरा, चंदू से हो गया सिलेंट्रेटा, करता से हो गया टिनोफोरा, पढ़ाई से हो गया प्लैटीहेलमिन्थस, अब से हो गया एनालिडा सॉरी निमेटोडा, आया से हो गया एनालिडा, मोहन में पहले याद कीजिए आर्थ्रोपोडा, फिर याद कीजिए आप मोलस्का। ठीक है, एक से हो गया कैनोडर्माटा, ही से हो गया हेमिकोडेटा एंड चांस से हो गया कोर्डेटा। तो इस तरीके से आपने सभी फाइलम्स को याद कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। अब देखिए पोरीफेरा फाइलम को अगर उसके उसके वर्ड्स को तोड़िएगा ना तो क्या पाइएगा। पोरी, पोरी मतलब होता है पोर। क्या होता है? पोर। और फेरा का मतलब होता है बेयरिंग, यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें पोर हो, छोटे छोटे छिद्र हो, उसको बोलते हैं पोरीफेरा। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखिए डायग्राम, मैंने बेसिक स्पॉन्ज का बॉडी प्लान का डायग्राम बनाया। यहाँ देखिए डायग्राम में देख रहे ये सब छोटा छोटा छिद्र है, यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा फाइलम पोरीफेरा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इन फाइलम्स में खास करके जो कॉमन नेम है उसका नाम है स्पॉन्जेज। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, यानी ये बहुत पुराने पहला एनिमल्स है जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। इसी एनिमल से आगे डेवलपमेंट होते हुए और भी सारे फाइलम्स बने हैं। इनके हैबिटेट की बात करें, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली हमने वर्ड यूज किया जनरली, साधारण परिस्थितियों में ये मैराइन में होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमेट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है एसिमेट्री, मतलब इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये कभी भी दो इक्वल भाग में कटेगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं एसिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल, यानी फाइलम पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी लोग सिर्फ सेल से मिलके बने हैं। इसमें टिश्यू ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक, समझ गए आशा करता हूं। फीडिंग इसमें होता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी ये दूसरे के भोजन को लेकर के अपना ये जो भी एनर्जी है उसको लेते हैं दूसरे के भोजन से। ठीक है, इस फाइलम का सीलिएंट फीचर्स क्या है जो अन्य फाइलम में नहीं पाया जाता है? इनका सीलिएंट फीचर है वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। ये सीलिएंट फीचर है, सिर्फ इसी फाइलम में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है चोनोसाइट या कॉलर सेल्स। ये चोनोसाइट कॉलर सेल्स कहाँ पाया जाता है? फाइलम पोरीफेरा में स्पेशल सेल्स है। इसका काम क्या है? ये स्पोंजोसील और कनाल को क्या करता है, इनके वाल पर लाइनिंग बनाता है ये चोनोसाइट। ठीक है, तो चोनोसाइट का काम क्या है? काम ये है, पहला काम है फीडिंग सेल, यानी जब इस समुद्र में होते हैं आसपास में पानी है तो उन पानी से खाना को चुरा करके
इन सेल्स को खाना दिया जाता है। तो पहला काम क्या है, फीडिंग वाला। दूसरा काम क्या है कि चूंकि एनिमल्स के पास वाटर कैनाल सिस्टम है, इनको पानी चाहिए होता है, तो इस पानी को फ्लो करने में चोनोसाइट हेल्प करता है, दूसरा काम। तीसरा काम है रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन करने में भी चोनोसाइट फाइलम पोरिफेरा को हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन करने में। तो कल कोई सवाल पूछ सकता है बीपीसीटीआरई में कि चोनोसाइट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें, सांस कैसे लेते हैं, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है भैया, इसमें किसी भी प्रकार का रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये सिंपल बॉडी वाल से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, यानी इनका बॉडी कैसे मिलके बना हुआ है। इनके बॉडी में एस्पिक्यूल्स होता है या स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है, जिससे इनका बॉडी मिलके बना हुआ है, यही उनको स्ट्रेंथ भी देता है। आई समझ में बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन का, प्रजनन की बात करेंगे। इनमें प्रजनन दो तरीके से होता है। पहला है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में गैमेट नहीं बनता है, कैसे होगा, एसेक्सुअल होता है फ्रैगमेंटेशन से। आइए यहाँ डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम में दिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। होता क्या है कि पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, इस तरह से फ्रैगमेंट होता है, बॉडी इनका फ्रैगमेंट में टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद ये नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद वहाँ से एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअली भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे, तो गैमेट बना करके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर्माफ्रोडाइट यानी इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गोनैड और फीमेल गोनैड दोनों एक ही एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट यानी एक सेल से बना जाइगोट, जाइगोट से आगे बनता जाएगा, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो इनके डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। का मतलब ये हुआ कि सिंगल सेल से बनेगा जाइगोट, फिर जाइगोट से आगे एडल्ट बनेगा, तो जाइगोट और एडल्ट के बीच में लार्वल स्टेज आता है, लार्वल स्टेज, तो लार्वा बनाएगा फिर जाकर के एडल्ट बनता है। ठीक है, तो इनमें दो इंपॉर्टेंट लार्वा है, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में पूछ सकता है। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला, ये दो लार्वा होता है पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में, जिसके तहत इसलिए कहते हैं कि इनका डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट में लिखिए, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटोरी सिस्टम नहीं होता है, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है जिससे एक्सक्रीशन करेगा। जस्ट इनके आसपास में पानी चलता रहता है, उसी पानी में अपने अपने पोर के थ्रू ये वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। ना इसमें किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट वाट वगैरह कुछ नहीं होता है, ना ही इनमें किसी प्रकार का रेस्पायरेटरी सिस्टम है, ना लंग्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि मैंने पिछला एक दो स्लाइड में आपको पढ़ाया हूं वाटर कनाल सिस्टम के बारे में। इसका डायग्राम यहाँ है, आइए डायग्राम से समझते हैं कि वाटर कनाल सिस्टम का काम क्या है। आइए देखिए, ये सबसे सिंपल एस्कोन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम है। तो अब समझते हैं ये पानी को अपने अंदर कैसे लेता है और कैसे बाहर छोड़ देता है। तो देखिए, ये यहाँ पे ये छिद्र है, ये छिद्र है, ये जो पोर्स है, इसी पोर्स का नाम है ओस्टिया। क्या नाम है, ओस्टिया। तो ओस्टिया से ऐसे पानी अंदर की तरफ आता है, ओस्टिया से पानी अंदर की तरफ आता है। इसको अंदर लाने में कौन हेल्प करता है, अभी पढ़ाए थे पिछले स्लाइड में, चोनोसाइट हेल्प किया।
दोनों साइड बाहर से पानी को अंदर धकेल दिया। अब जैसे ही अंदर आएगा, ये अंदर में आपको दिख रहा है एम्प्टी स्पेस, इसी एम्प्टी स्पेस का नाम है क्या? एस्पोंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पोंजोसील। तो पानी ऑस्टिया से एस्पोंजोसील में आया और एस्पोंजोसील से ये पानी ओस्क्यूलम के रास्ते होते हुए बाहर चला गया। तो यही इसका क्या है? वाटर के मूवमेंट का पाथवे। कल को आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो माइनर स्पोर के थ्रू पानी बॉडी वॉल में एंटर किया, फिर सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में पानी चला गया, लास्ट में ओस्क्यूलम के थ्रू ये पानी सिस्टम से बाहर चला गया। इसी दौरान जब जब पानी अंदर आया बाहर गया, उसी दौरान रिप्रोडक्शन हो जाता है, रेस्पायरेशन हो जाता है एंड आपका एक्सक्रीशन भी हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेनिफिट क्या है इस कैनाल सिस्टम का? आखिर रखता क्यों है? क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि इस पानी में फूड आया तो फूड को कैप्चर कर लिया, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है। अभी जो मैंने आपको समझाया था, सारा काम इसी पानी के थ्रू हो जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैं दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। ये एनसेट किताब में नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कि बीपीसी टीआरई 4 में जूलॉजी के पेपर में पूछ दे। सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम होता है एस्कोन टाइप, जो मैंने आपको अभी समझाया हूँ, एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम। उसके बाद में थोड़ा सा कैनाल सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आता है, तो उसको बोलते हैं साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और जो कैनाल सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फाइलम में कुछ एग्जाम्पल्स भी है। पहला एग्जाम्पल है साइकोन, जिसको स्काइफा भी कहते हैं कॉमन नेम, एस्पोंजिला, यू एस्पोंजिया। जिनको याद नहीं हो रहा है उनके लिए निमोनिक्स दिया गया है। निमोनिक्स क्या है? साइकिल से स्पॉन्ज यूरोप गया, साइकिल से हो गया स्काइफा, स्पंज हो गया स्पॉन्जिला, यूरोप से हो गया यू एस्पोंजिया। तो जिनको याद करना निमोनिक्स से याद कर लिए, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग करा करके। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा फाइलम पोरिफेरा समाप्त होता है। सेकंड फाइलम आया है सिलेंट्रेटा यानी निडारियंस। चलिए इसके टर्म्स को तोड़ के समझते हैं। तो निडारियंस में जब तोड़ोगे, निडारियंस में निडोज को अलग कर दो, निडोज को अलग कर, निडोज मतलब भाई निडोज को अलग कर दो, तो निडोज का मतलब होता है नेटल। और एंटेरोन आया सिलेंट्रोन से, एंट्रोन का मतलब होता है गट। यानी इसमें ये नेटल जो है, इस नेटल का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स। आगे बताएंगे। इसमें स्टिंगिंग सेल्स होता है और इसमें गट भी पाया जाता है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैबिटेट की बात करें, ये पानी में भी साधारण पानी में भी पाया जाता है और समुद्र में भी पाया जाता है। सिमेट्री, अगेन रेडियल सिमेट्री। जो बच्चे मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनको और आसानी से लेक्चर समझ में आ रहा होगा। लोकोमोशन, ये या तो फिक्स रहेंगे या थोड़ा बहुत स्विमिंग करते रहते हैं। सिलिएंट फीचर, इस फाइलम का सिलिएंट फीचर क्या है जो बाकी में नहीं पाया था? निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट इन निडोसाइट या निडोब्लास्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, यानी डायग्राम में देखते हैं। तो ये आपका निडोसाइट है, इसी निडोसाइट में ये आपका निमेटोसिस्ट, एक आपका स्टिंगिंग ऑर्गेनल्स है, जो कि एक यहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जब भी इन पर बाहर से हमला होता है। यानी निमेटोसिस्ट एंकरेज मतलब जगह को, किसी खास चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। डिफेंस, कोई हमला किया तो उसमें निमेटोसिस्ट हेल्प करता है। और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये निमेटोसिस्ट प्रे को कैप्चर किया और भोजन कर लेता है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है इसमें सिंगल ओपनिंग है, जो माउथ और एनस की तरह दोनों की तरफ बिहेव करता है। और इसमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये है सिलेंट्रोन। देख रहे हैं इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल
गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस पूरे एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। यहाँ पर इसके एंटीरियर साइड यहाँ पर माउथ पाया जाता है, यहीं से खाना भी लेगा, बाहर अपना एक्सक्रीशंस भी कर देता है। समझ में आ गया, आशा करता हूँ। लेवल क्या है इसमें, सेल है कि टिश्यू है, तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ डिप्लोब्लास्ट, यानी यहाँ पर दो जर्म लेयर्स है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है, ठीक है। उसके बदले नॉन लिविंग मेसोकाइम है, मेसेनकाइम पाया जाता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बॉडी कैविटी एसिलोमेट, चूंकि इसमें मेसोडर्म है ही नहीं तो सिलोम कहाँ से बनेगा, है ही नहीं सिलोम यहाँ पर। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, यानी इनका बॉडी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर पाया जाता है, वही इनके बॉडी को ताकत देता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इनके पास। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, बॉडी वाल से सिंपल डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ देता है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ आ चुका है। नर्व नेट, यानी बहुत ही प्रिमिटिव नेट की तरह, मतलब कि नेट ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस में नेट की तरह नर्व नेट यहाँ पर आ चुका है, बहुत प्रिमिटिव है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पहली बार प्रिमिटिव नर्व नेट कहाँ आया था, तो आपके सिलेंट्रोन में आया था। समझ गए, आगे बढ़े, चलिए। अब इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी प्लान का। कहने का मतलब क्या है कि सिलेंट्रोन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म दो बेसिक बॉडी प्लान में एग्जिस्ट करते हैं। पहला बॉडी प्लान है पोलिप, दूसरा है मेडुसा। तो ये पोलिप से मेडुसा, मेडुसा से पोलिप में ऑल्टरनेटिवली कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं पोलिप के बारे में। तो जो पोलिप है ना, ये सेसाइल होता है, यानी ये फिक्स होगा, जहाँ वहीं फिक्स रहेगा, और सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। जैसे कि ये पाया जाता है हाइड्रा में, एडेम्सिया में पाया जाता है। दूसरा मेडुसा, मेडुसा होता है अम्ब्रेला, छाता के समान होता है, और ये तैरता रहता है, ठीक है, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश में पाया जाता है। समझ रहे होंगे आप, आशा करता हूँ मैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे करते हैं ये लोग, तो इसमें बोलता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एग्जाम्पल ओबेलिया। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही कहते हैं मेटाजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में मेडुसा पोलिप में कन्वर्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सहारे। दूसरे स्टेज में पोलिप मेडुसा में कन्वर्ट होगा एसेक्सुअल के माध्यम से। इसी को बोलते हैं जनरेशन का ऑल्टरनेशन, पोलिप से मेडुसा, मेडुसा से पोलिप। समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, अब इसी बॉडी प्लान को थोड़ा और मैंने डेप्थ में ले जाने की कोशिश किया है, क्योंकि BBC Tier 4 में क्वेश्चन पूछा है, अभी आपसे बनवाएंगे हम। तो सिलेंट्रोन के कुछ क्लासेज है। पहला क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ, तीसरा क्लास है क्यूबोजोआ, और चौथा क्लास है एंथोजोआ। इन क्लासेस में बॉडी प्लान डिफर करता है। जैसे कि हाइड्रोजोआ में पोलिप मेडुसा दोनों बॉडी प्लान पाया जाता है, याद रखिएगा। स्काइफोजोआ में अगेन मेडुसा एंड पोलिप दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा। क्यूबोजोआ में सिर्फ मेडुसा पाया जाता है। कैसे याद करेंगे क्यूबोजोआ, कि क्यूबोजोआ का पहला लेटर C है और मेडुसा का पहला लेटर M है, तो याद कर लीजिए CM। ठीक, समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथोजोआ, तो एंथोजोआ में क्या है, एंथोजोआ में सिर्फ पोलिप स्टेज है। A से एंथोजोआ, पोलिप से P, यानी AP याद कर लीजिए। समझ गए, एंथोजोआ में क्या है, सिर्फ पोलिप, और क्यूबोजोआ में क्या है आपका, मेडुसा। ये स्टेज, इतना ही याद करना है। समझ गए आप, अगर समझ में आ गया है तो चलिए इसके बाद एक सवाल है, सवाल को बना के दिखाइएगा मुझे। अब इसके एग्जाम्पल्स को याद करते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे, एग्जाम्पल आप याद करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनाटोला सी पेन, जोर्जिना सी फैन, मियांड्रिना ब्रेन कोरल। बाबू याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एग्जाम में, इसे या कैसे याद कीजिएगा। फाइसेलिया यानी फिजिक्स वाला
आदम पेन लेकर गया मार्केट। तो फाइसेलिया से फिजिक्स वाला, आदम से एडेम्सिया, पेन से पेनाटुल्ला, गया से गोरगोनिया, मार्केट से मियांड्रिना। एग्जाम्पल से याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा, आप उठा कर देख लीजिए, बहुत सारे पेपर बीपीएससी का साइंस में डायरेक्ट एग्जाम्पल से उठा कर पूछते हैं लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही में जो मैं बता रहा था क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन मुझे सोल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी टेट 4 क्वेश्चन है कि सिर्फ पोलिप स्टेज सिलेंट्रेन के एनिमल में कहां पाया जाता है? हाइड्रोजोआ में पोलिप मेडुसा दोनों पाया जाता है, एस्काइफोजोआ में पोलिप मेडुसा दोनों पाया जाता है। ये सिर्फ एंथोजोआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोलिप स्टेज पाया जाता है। सवाल बना ना, सवाल आया हुआ सवाल है, बीपीएससी टीआरई में पूछा है सवाल, 1 या 2 में पूछा है सवाल। समझ गए कैसे सवाल बनाते हैं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका सिलेंट्रेटा भी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं टीनोफोरा। अगेन इसके टर्म्स को तोड़ेंगे। टीनोफोरा में टीन का मतलब होता है कॉम, और फेरिन का मतलब होता है बेरर। मतलब इसमें कॉम मतलब कंघी के समान कुछ स्ट्रक्चर होगा जो रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टीनोफोरा। किस टाइप का एनिमल्स है? तो इस एनिमल्स का कॉमन नेम है सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। कल कोई सवाल पूछ देगा इसमें से कौन सा फाइलम का एनिमल्स है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट या कॉम्ब जेली से, नहीं याद रहेगा, फंस जाइएगा। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये याद कर लीजिए भैया। एक्सक्लूसिवली का मतलब है ये सिर्फ मैराइन में ही पाया जाता है, समुद्र में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाया जाता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिर्फ मैराइन में पाए जाने वाला वो कौन सा फाइलम का एनिमल से, बताइए, आपसे पूछ देगा। सिमेट्री अगेन रेडियल सिमेट्री है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्ट, इक्टोडर्म, इंडोडर्म। लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? टिश्यू आ चुका है। बॉडी का प्लान समझ लीजिए, यहाँ पर इनका बॉडी जो है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट से मिलकर बना हुआ है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसको डायग्राम से समझिए भैया। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट, ये है जो ग्रीन है ना, ग्रीन कलर में जो दिखाया गया यही कॉम्प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसलिए इसमें इसका बॉडी प्लान क्या है, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन बॉडी वाल से करेगा। सिंपल डिफ्यूजन याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम अभी भी नर्व नेट है, प्रिमिटिव नर्व नेट है इनका नर्वस सिस्टम। फुल्ली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम अभी नहीं आया है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें एक सीलिएंट फीचर्स होता है जो और किसी में नहीं पाया जाता। क्या सीलिएंट फीचर है? इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, यानी ये अपने बॉडी से लाइट को एमिट करते हैं, प्रकाश को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। कभी समुद्र के किनारे जाइए घूमने और वहाँ रात के समय में चमकता हुआ पानी में कुछ दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो टीनोफोरा ही है, उसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन यानी इसमें प्रजनन कैसा होता है? तो प्रजनन सिर्फ सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होता है। नो एसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही मेल गोनैड भी है, फीमेल गोनैड भी है, इसलिए अगेन इनको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। पूछ देगा भाई कि हर्माफ्रोडाइट किस में पाया जाता है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, यानी पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज आएगा, उस लार्वा का नाम है सिडिपीड लार्वा। कुछ लार्वा का मैंने नाम दे दिया, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है इस फाइलम्स का? पिलोरोब्रैकिया, टीनोप्लाना, ये याद कर सकते हैं, इसके लिए किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका टीनोफोरा फाइलम भी समाप्त होता है। अब आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम। इनको तोड़ो तो दो टर्म से टूटता है। एक ग्रीक है प्लेटी, प्लेटी का मतलब था फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, कीड़ा।
ये फ्लैट कीड़ा होते हैं, फ्लैट, एकदम फ्लैट चिपटा हुआ कीड़ा के समान होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लैटी हेलमिंथेस। नाम से यहाँ पे याद कर लोगे। इसमें जो भी कीड़ा पाया जाएगा, एवरी कीड़ा क्या है, फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, पूरा फ्लैट। ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, यानी आगे से भी, डोर्सल साइड से भी, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, दोनों साइड से ये क्या है, चिपटा है। दोनों साइड से क्या ये चिपटा है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लैट वर्म्स। ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है, मतलब एनिमल्स के बॉडी में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ है, लीवर फ्लूक, ये लीवर को अफेक्ट करता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाए जाने वाले मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंडो पैरासाइट होते हैं, जो एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं। आए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री बायलेटरल आ चुका है, दो भाग में पड़ जाएगा ये। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म आ गया। बॉडी कैविटी अगेन एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी क्या है, अगेन एसिलोमेट है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन लेवल, यहाँ ऑर्गन बनना शुरू हो चुका है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन बनना शुरू हो चुका है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिलेंट फीचर्स क्या है, याद रखिएगा, क्योंकि यह फाइलम पैरासिटिक होते हैं नेचर में, और उस पैरासाइट का स्पेशल फंक्शन होता है, इसमें हुक्स होगा और सकर्स होगा। हुक सकर्स होता है कि जैसे ये बॉडी में इंटर करेगा, इसी हुक सकर के साथ पकड़ के बॉडी में चिपक जाते हैं और तब अंदर जाते हैं। और इसी हुक्स और सकर्स के सहारे होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। आया समझ में बात, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो इनका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होता है, इसका नाम है फ्लेम सेल्स। क्या होता है, फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स किडनी की तरह काम करते हैं, बॉडी से वेस्ट को हटाते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इवन आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। यानी अगर ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पानी ले लिया, ज़्यादा आयनिक सब्सटेंसेस को ले लिया, ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा आयंस को बॉडी से बाहर निकाल के उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बैलेंस रखते हैं। आया समझ में बात, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी प्रजनन की बात करें, ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही बॉडी में दोनों ही गोनाड्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आशा करता हूँ ये सब याद करना पड़े, दूसरा कोई उपाय नहीं है। डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट, और इसमें बहुत सारा लार्वा पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बहुत सारा लार्वा, इसमें मैं नाम नहीं लिखा हूँ, बहुत सारा लार्वा पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट है, यानी एक ही ओपनिंग्स है जिसके थ्रू माउथ एनस दोनों काम करता है। स्पेशल अलग से एनस नहीं है इनके पास, इसलिए कहते हैं इनकम्प्लीट गट। ठीक है, समझ में आ रहा है होगा, आशा करता हूँ। लोकोमोशन की बात करें तो फ्री लिविंग फॉर्म्स है, ये सीलिया यूज करते हैं, बॉडी में सीलिया लगाता है, सीलिया के सहारे ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। समझ में आया, आशा करता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी नहीं आया है इनके पास। रेस्पिरेशन अपने बॉडी वाल के जरिए सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, ये सब पॉइंट याद कीजिए जो अलग प्रकार का पॉइंट से दिया हुआ है। नर्वस सिस्टम इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। क्या होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड लैडर लाइक होता है। सीढ़ी नीमा स्ट्रक्चर होता है लैडर के समान, उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजेनरेशन। इनमें एक एनिमल्स जिसका नाम है प्लेनेरिया। उस प्लेनेरिया में रीजेनरेशन प्रॉपर्टी होता है। रीजेनरेशन प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ देखिए एग्जांपल, ये प्लेनेरिया का बॉडी है। जब आप प्लेनेरिया को कहीं से भी कट लगा दीजिए, कट लगाने के पास
लाने के बाद क्या होगा, इनके बॉडी का टुकड़ा बन जाएगा और इस प्रत्येक टुकड़े से एक कंप्लीट प्लान एरिया का जन्म हो जाता है। इससे भी कंप्लीट प्लान एरिया बन जाएगा, इससे भी कंप्लीट प्लान एरिया बन जाता है। इसी को कहते हैं रीजेनरेशन पावर। कल को पूछ सकता है सवाल ये। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टीनिया सोलियम जिसको टेप वॉर्म्स कहते हैं, उसका ये डायग्राम है। फैस्कियोला लिवर फ्लूक कहते हैं, उसका ये डायग्राम है। याद रखिएगा, डायग्राम भी याद रखिएगा, हो सकता है डायग्राम देकर सवाल पूछ दे कि पहचानिए कौन सा एनिमल्स है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए तो सवाल भी बना लीजिए साथ साथ। सवाल ये है कि फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटोरी इन फंक्शन। ये फ्लेम सेल्स किस फाइलम में पाए जाते हैं बताइए? अभी ने पढ़ा है आपको, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में ये फ्लेम सेल्स पाया जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम भी समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे नीमाटोडा, जिसका कॉमनली नाम है राउंड वॉर्म्स, क्योंकि नीमाटोज का मतलब होता है थ्रेड, रसीनुमा। इडोज का मतलब होता है फॉर्म। मतलब कि नीमाटोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वह थ्रेड के समान पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया नीमाटोडा। और क्रॉस सेक्शन यानी कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटिएगा यहाँ पर ऐसे, तो ये सर्कुलर इन नेचर क्या है सर्कुलर नेचर इनका क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए इनका कॉमन नेम है राउंड वॉर्म्स। समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ये सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए नाम पर राउंड वॉर्म्स। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं। फ्री लिविंग है, एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासिटिक भी है, प्लांट एनिमल्स में। लेवल क्या है इनका? तो निमेटोड में ऑर्गन सिस्टम आ चुका है। सिमेट्रिक क्या है? बाइलेटरल है, ठीक है। जर्म लेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट पढ़ा चुका हूँ पिछले कक्षा में, यानी पिछला लेक्चर जो था उसमें पढ़ा चुका हूँ, उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है इनके पास, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और उनके पास क्या है? एक मस्क्यूलर फैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। आगे बढ़िए। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटोरी ट्यूब होता है, जिसके सहारे ये बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी याद रखिएगा। रेस्पायरेशन अगेन बॉडी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करके रेस्पायरेशन कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम अभी भी क्या है? नर्व रिंग है, अभी भी नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। सिलेंट्रेटा में नर्व नेट था, यहाँ पर नर्व रिंग आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। प्रजनन की बात करें, सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग, फीमेल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, यहाँ पर है, ये मेल राउंड वॉर्म्स है और ये फीमेल राउंड वॉर्म्स है। तो क्लियर हो गया इससे आपका कि मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। और फीमेल बड़ी होती है मेल से। देखिए ये फीमेल है जो मेल से बड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, कहीं कहीं पर इनडायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल एस्करिज लुम्ब्रिक्वाइट्स जिसको कहते हैं राउंड वॉर्म, उचरेरिया फाइलेरिया वॉर्म्स, एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म्स। ये कॉमन नेम भी याद करते जाइएगा, कल को यहीं से सवाल आपसे पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपका नीमाटोडा फाइलम भी समाप्त होता है। अब आते हैं फाइलम एनालिडा पर। एनालिडा का मतलब होता है, यहाँ एनालिडा को तोड़िएगा, एनालिडा में ए को तोड़िएगा ना, इससे बनता है एनुलस। क्या बनता है? एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है। चलिए अब इनके बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाएंगे, फ्रीली लिविंग भी है, समटाइम्स पैरासिटिक भी होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ।
लेवल क्या है इनके बॉडी का, ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, सिमेट्री बायलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक्स है, सेगमेंटेशन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है जो कि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, वहां से समझ लीजिएगा। बॉडी कैविटी सिलोम होता है, यहाँ सिलोम पाया जाता है। अब सवाल है कि इसका नाम एनालिडा क्यों रखा गया। एनालिडा नाम इसलिए रखा गया कि बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स या मेटामियर, हेंस द नेम एनालिडा। लिटिल रिंग होता है, इसमें रिंग समान सेगमेंट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनालिडा। समझ में आया, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसल्स, इसमें दो प्रकार का मसल्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है, एस्टेरिक मार्क लगा लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इसमें होता है। जब इनके बॉडी के क्रॉस सेक्शन काटिएगा तो दो टाइप के मसल्स मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। लोकोमोशन की बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के सहायता से ये मूव करते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं जिनमें स्पेशल फीचर्स होता है ये मूव करने के, उसको देख लीजिए। निरिस, निरिस में लेटरल अपेंडेजेस होता है जिसको पैरापोडिया कहते हैं, वह उसको स्विम करने में, तैरने में मदद करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिएगा क्लोज्ड होता है, यानी इसमें हार्ट विथ ब्लड वेसल्स आ चुका है, यानी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज यहां पर आ चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट गट है, यानी माउथ भी है, एनस भी है, ठीक है। आशा करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है नेफ्रीडिया। क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इनका एक पर्टिकुलर सेल्स है जिसके तहत ये एक्सक्रीशन और उसमें रेगुलेशंस करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। पेयर्ड गैंग्लिया होता है, जिस पेयर्ड गैंग्लिया को वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जोड़ते हैं वाया लेटरल नर्व्स। ये याद रखिएगा, बस याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्पायरेशन बॉडी वाल, यानी क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है, अगेन बॉडी वाल के थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सेस निरिस में क्या होता है, डायोसियस होता है, यानी सेक्सेस यहाँ पर क्या है, सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, किसमें, निरिस में। बट अर्थवॉर्म्स की बात करेंगे, अर्थवॉर्म, इसमें मोनोसियस होता है, यानी अर्थवॉर्म और लीच में क्या है, मोनोसियस है, यानी अर्थवॉर्म और लीच में दोनों में मेल और फीमेल गोनेड एक ही बॉडी में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है मोनोसियस। जिसका मेल फीमेल गोनेड अलग अलग बॉडी में पाया जाता है उसको बोलते हैं डायोसियस। याद रखिएगा ये टर्म्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, निरिस, फेरेटिमा अर्थवॉर्म्स को बोलते हैं। हेरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होता है, जैसे कि बरसात के दिन में पानी में जाइएगा तो लीच आपके बॉडी में चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं हेरुडिनेरिया, यानी ब्लड सकिंग लीच कहते हैं इसको, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक सवाल आपके सामने दिया गया है, अगेन बीपीएससी टीआरई का सवाल है, किसी 1-2 में पूछा था सवाल कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें से किस फाइलम में पाया जाता है, ये बताइए। प्रोटोजोआ इसमें नहीं पाया जाता है। सिलेंट्रेटा इसमें भी नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है। एनालिडा अभी बताया था कि एनालिडा में क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, तो याद रखिएगा एनालिडा में क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है एनालिडा में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में सारे क्वेश्चन भी बनवा दिए और यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम एनालिडा तक मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, जहाँ ट्रिक्स था बता दिया। ये लेक्चर ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में फाइलम ऑर्थोपोडा से लेकर के फाइलम कोर्डेटा तक कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हमें उससे अच्छा लगेगा, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।